वाला जो टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत आपने देखा कि मैं आपको जो है पिछली क्लास में मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाए थे आपको, और मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शब्द भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने नाउन है, ठीक है, नाउन के बाद में प्रोनाउन बताया, प्रोनाउन के बाद में बच्चों ने कहा कि वर्ब होती है, एडवर्ब है, उससे पहले एडजेक्टिव आता है, और प्रीपोजिशन है। आगे वाला देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। तो बच्चों जो कंजंक्शन है उसे आप हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में आप समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और क्या होता है बच्चों कंजंक्शन, तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से उदाहरण है उनके माध्यम से टॉपिक को क्लियर करता हूँ। एक सेंटेंस लिखना आप, अनुष्का एंड विराट आर फ्रेंड्स। उतारना है, उतारते चलो आप। अनुष्का एंड विराट आर फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस, शी इज आइदर एट होम और आउट ऑफ स्टेशन। शी इज आइदर एट होम और आउट ऑफ स्टेशन। तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देखो बच्चों, गिव मी ब्लड and I will give you freedom. आपने तीनों सेंटेंस उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो आप उतारिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ बच्चों आपको, और साथ में मैं बोलता जा रहा हूँ। बोलना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आए, वर्तनी समझ में नहीं आए, तो मेरे उच्चारण के आधार पर भी, मेरे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी वो जो है अपने लिखने का सकता है। देखो बच्चों पहला सेंटेंस है, अनुष्का एंड विराट आर फ्रेंड्स। हिंदी अनुवाद सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। अनुष्का एंड विराट आर फ्रेंड्स का मतलब हुआ कि अनुष्का और विराट दोस्त हैं। दूसरा सेंटेंस बच्चों बड़ा आसान है, आपने आइदर और के बारे में तो पढ़ा है। आइदर और का मतलब होता है या तो या तो या में क्या होता है बच्चों, यू आर गिवन टू ऑप्शंस, यू आर गिवन टू अल्टरनेटिव्स। आपके सामने दो अल्टरनेटिव्स, या जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं विकल्प, आपके सामने दो विकल्प माने दो ऑप्शन या दो अल्टरनेटिव्स दिए हुए होते हैं, एंड यू आर आस्क्ड टू चूज वन आउट ऑफ देम, और आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जैसे महात्मा गांधी ने 1942 में जब हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, आज़ादी का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस दरमियान, उस दौरान महात्मा गांधी ने हमको एक नारा दिया था। महात्मा गांधी गिव इंडियन पीपल स्लोगन एट दैट टाइम। उस समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को एक नारा दिया था, और नारा बड़ा प्यारा था। नारा था बच्चों, डू और डाई। डू और डाई का मतलब आपके सामने दो ऑप्शन है, आइदर डू और डाई, या तो करो या फिर या तो करो या मरो। तो आइदर और जो है बच्चों, इसका हिंदी में अर्थ होता है या तो या। इसका मतलब आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, यू आर गिवन टू अल्टरनेटिव्स और टू ऑप्शंस, एंड यू आर आस्क्ड टू चूज वन आउट ऑफ दोस टू,
और आपको उन दोनों में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। यह बच्चों सेंटेंस का मीनिंग बड़ा सरल है। शी इज आइदर एट होम और आउट ऑफ स्टेशन, वह या तो घर पर है, होम यानी घर होता है, एट यानी पर होता है, होम यानी घर होता है, एट यानी पर होता है। लेकिन बच्चों आपको याद होगा ना, मैंने कुछ ही दिनों पहले पिछली क्लास में आपको प्रीपोजिशन पढ़ाए थे और मैंने पर या ऊपर के बारे में बताया था ऑन होता है, मैंने बच्चों पर या ऊपर के बारे में आपको बताया था अप होता है, मैंने पर या ऊपर के बारे में आपको बताया था ओवर होता है। लेकिन बच्चों इन सब में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। लेकिन एट की स्थिति जब भी आती है तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि निश्चित समय, स्थान, गति या कीमत, ध्यान से सुनो, निश्चित समय, गति या कीमत आदि का बोध कराने के लिए आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब बच्चों आप ये कहते हैं कि मैं रात को पढ़ता हूँ तो एट नाइट का प्रयोग किया जाता है, इन नाइट नहीं आता है। एट नाइट होता है स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट बोलना चाहिए। लेकिन बच्चों जब मॉर्निंग आती है तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने कहा कि आई वेक अप अर्ली एट द मॉर्निंग तो ये बिल्कुल गलत है। इन द सेम वे जब आप कहते हैं कि आई स्टडी इन नाइट, ये गलत है, आपको बोलना पड़ेगा आई स्टडी एट नाइट। मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोपहर के 12 बजे हैं तो एट नून कहते हैं, रात्रि के 12 बजे हैं तो एट मिडनाइट कहते हैं। जैसे आप हिंदी में कहेंगे बच्चों निशीत, निशीत का मतलब आधी रात से हैं। और अगर बच्चों रात्रि शब्द का प्रयोग आपने किया तो साधारणतः आपको उसके पहले इन नहीं एट का प्रयोग करना चाहिए, आई स्टडी एट नाइट। यहाँ जो सेंटेंस हमने बोला है शी इज आइदर एट होम, एट होम का मतलब घर पर, वह या तो घर पर है और या आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है बच्चों शहर से बाहर। हालांकि आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी मैंने सिटी शब्द नहीं बोला है, CITY सिटी माने शहर होता है, और मैंने आउट ऑफ सिटी नहीं लिखा है, इसलिए बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ सिटी का मतलब शहर से बाहर हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी का मतलब शहर से बाहर हो सकता है, लेकिन ये भी इडियोमेटिक है। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब शहर से बाहर, ठीक है, जो कस्बा है उससे बाहर, ऐसा इसका मीनिंग है। तो ये दूसरा सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस तो बड़ा प्यारा है, बहुत निराला है। एंड एक्चुअली दिस वाज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए स्लोगन, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है। एंड इट वाज गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत के लोगों को दिया गया था। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ बच्चों आपको ये समझना चाहिए, जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाए थे तो आपको मैंने ये क्लियर किया था कि सेंटेंस में आई के साथ तो शैल का प्रयोग होता है। प्लीज लुक एट द वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, और इस बात को समझे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जब मैंने मॉडल पढ़ाए थे आपको तो बच्चों आपको ये कहा था कि आई और वी के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस में, इन ऑर्डर टू शो ओनली द नोशन ऑफ फ्यूचरिटी, और फ्यूचरिटी के नोशन को अभिव्यक्त करने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस में आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं, और जो अदर, इनके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साधारणतः विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों अगर सेंटेंस में वादे का भाव है, वादा मानी प्रोमिज, अगर सेंटेंस में प्रोमिज का भाव है, अगर सेंटेंस में वार्निंग का भाव है, अगर सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का भाव है, अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन का भाव है, तो क्या होता है, तो वज्र गुणा हो जाता है। वज्र गुणा का मतलब ये हुआ, वज्र गुणा का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि जहाँ आई और वी के साथ में शेल आ रहा था बच्चों वहाँ उल्टा विल आता है, और बाकी सबके साथ जहाँ पर विल आ रहा था वहाँ उल्टा शेल आता। आप देख रहे हैं ना, ये आई के साथ में शेल नहीं आ रहा, विल आ रहा, ये वादा है। दिस इज ए प्रोमिस, दिस इज ए प्रोमिस दैट वाज मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू इंडियन पीपल। ये वो वादा है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत की रियाया को आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा ये वादा किया गया था। परंतु शर्त ये थी कि तुम मुझे खून दो, अगर तुम मुझे खून देते हो तो उसके बदले में तुमको क्या दूंगा, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। आप समझ रहे होंगे बच्चों, मैं आपको आज़ादी आंदोलन की जो बातें हैं वो पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मैं तो भाषा ही पढ़ा रहा हूँ, परंतु मेरा प्रसंग जिधर से आएगा बात तो मैं उधर की करूँगा। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि अनुष्का एंड विराट आर फ्रेंड्स का मतलब ये है कि मैं क्रिकेट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों, अनुष्का एक व्यक्ति का नाम है और विराट एक दूसरे व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का मतलब पर्सन होता है, और पर्सन में बच्चों लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं। पर्सन का मतलब पुरुष है, और पुरुष का मतलब केवल बच्चों जेंट्स नहीं होते। पुरुष आप जानते हो उत्तम पुरुष, मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं।
मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मेरी जगह मैडम बोल रही है तो वो भी उत्तम पुरुष ही है। आप उनको उत्तम महिला नहीं कह सकते, उत्तम पुरुष ही कहना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में बच्चों आप उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब बच्चे पुरुष को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। एक बच्चे ने इस प्रकार का सवाल पूछा था मुझसे कि साहब जब आप उत्तम पुरुष कहते हैं तो क्या स्त्रियां भी इसमें शामिल है? स्त्रियां क्यों? सब शामिल है इसमें। उत्तम पुरुष के अंदर सब शामिल है। और जो मध्यम पुरुष होता है वो सुनने वाला होता है। अन्य पुरुष में तो बच्चों आपको बता निर्जीव तक शामिल है, जानवर तक शामिल है। ठीक है, जब मैं जयपुर की बात करता हूं, जब मैं आगरा की बात करता हूं तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। आपको बता दो नाम होता है, जो प्रोपर नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? वो थर्ड पर्सन की श्रेणी में आता है, यानी उसको आप अन्य पुरुष कहते हैं। तो बच्चे पुरुष का मतलब आप जो है नर से लें या पुरुष का मतलब व्यक्ति से लें। ठीक है, व्यक्ति का मतलब ये हुआ जिसमें स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। तो आपको देखना पड़ेगा ये एक पुरुष है, ये दूसरा पुरुष है, या यूं कह सकते हैं एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। और आपको बच्चों ये नियम तो पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर किया था हमने। when two proper nouns are connected with and, सुनो, जब दो प्रॉपर नाउन को आप एंड से जोड़ते हैं तो बच्चों वो प्रॉपर नाउन सिंगुलर नहीं रहता, वो प्लूरल बन जाता है। और जब वो प्लूरल बन जाता है तो दैट शैल बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। इसलिए बच्चों आगे आर का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? सिंगुलर वर्ब वह होती है जो अपने बाद में एस लेके आती है, प्लूरल वर्ब वह होती है जो अपने बाद में एस लेके नहीं आती है। लेकिन एम इसका अपवाद है। एम जो है बच्चों ये एक पर्टिकुलर वर्ब है और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आई एंड एम आर मेड फॉर ईच अदर। क्या कहा मैंने? आई एंड एम आर मेड फॉर ईच अदर। आई तथा एम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए हुआ है। एम का प्रयोग आई को छोड़ के अन्यत्र कहीं किया ही नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? एम आएगा तो पक्का आई के साथ आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आई आएगा तो एम के साथ आएगा। हालांकि आई के साथ आपको पता आर वगैरह भी आते हैं, लेकिन एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ केवल एम आता है और दूसरी कोई वर्ब नहीं आती, वो अलग कहानी है। ठीक है, आपको यहाँ आना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने कौन सी वर्ब का प्रयोग किया है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन बच्चों को उदाहरण दिया था मैंने आपको, याद है? रोमियो एंड जूलियट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट को विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। यहाँ बच्चों रोमियो एंड जूलियट ये माना कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, यह भी माना कि आपने दोनों को एंड से जोड़ा है, परंतु बच्चों आफ्टर ऑल दैट इज द टाइटल ऑफ ए बुक, आफ्टर ऑल दैट इज द नेम ऑफ ए बुक। एक जो नाटक है, एक नाट्यकृति है विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट, तो पुस्तक का नाम है बच्चों। अगर पुस्तक का नाम है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? आप 5 कर्ताओं को एक साथ जोड़ दें तो भी सिंगुलर ही होगा। 3 इडियट्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है 3 इडियट्स एक मूवी का नाम है, इसलिए उसकी आईएज का प्रयोग करते हैं। 3 इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। 3 इडियट्स एक इंटरेस्टिंग मूवी है जिसकी स्क्रिप्ट जो है चेतन भगत ने लिखी है। एनी तो बिंदु के ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ बच्चों हमारा पहला निष्कर्ष क्या निकला? पहला निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि यह एक वर्ड है। क्या मान सकते हैं हम इसको? आफ्टर ऑल इसको एक वर्ड मान सकते हैं। और बच्चों ये भी एक वर्ड है। बात समझ में आई है? फिर ये बीच में क्या है? ये बीच में वो है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ये बीच में वो है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप ये समझो कि कंजंक्शन जिसे अन्यथा कनेक्टिव भी कहते हैं। कनेक्टिव क्यों कहते हैं? कनेक्टर क्या होता है? व्हाट इज ए कनेक्टर? कनेक्टर वह होता है जो कनेक्ट करता है, वही कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है। किन्हें? 2 को करता है, 2 से ज्यादा को करता है। प्रश्न ये है कि 2 या 2 से ज्यादा किसको करता है? 2 शब्दों को करता है। पहला निष्कर्ष देखो, पहली बात तो यह है, देखो आपको लिखना पड़ेगा कि कंजंक्शन इज अदरवाइज नॉन एज। कंजंक्शन इज अदरवाइज नॉन एज कनेक्टिव। बच्चों आपको ये सेंटेंस शुद्ध लगता है या शुद्ध लगता है? बताओ, ये सेंटेंस जो मैंने लिख दिया है आप क्या सोचते हैं? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा है या शुद्ध लिखा है? कंजंक्शन इज अदरवाइज नॉन एज कनेक्टिव। कंजंक्शन को अन्यथा कनेक्टिव भी कहते हैं। आप इस बात को ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। आप अपने दिमाग के ऊपर जोर दीजिए बच्चों, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जो मैंने लिखा वो गलत लिखा है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या गलती है? गलती इसमें बच्चों देखो, आप जब पर नहीं चाहिए, और अगर नहीं आई है तो मैं बता दूंगा। जब बच्चों मैं आपको कहता हूं कि मुझे किताब चाहिए, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, बहुत तत्व की बात है। इसके ऊपर मैंने एक बार पहले प्रकाश डाला है, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, मुझे किताब चाहिए। मैं कहता हूं मुझे कार चाहिए, ध्यान सुनना। मैंने ये कहा मुझे किताब चाहिए बच्चों, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे एक किताब चाहिए।
लेकिन अंग्रेजी तो यही बनेगी क्या, आई नीड ए बुक, ये तो आएगा। आपने हिंदी में एक बोला या नहीं बोला, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से ये कहा कि उसे कार चाहिए कि अंग्रेजी बनेगी शी नीड्स ए कार। मैंने हिंदी में एक नहीं बोला, हिंदी में एक बोलना मायने नहीं रखता है, अंग्रेजी में बच्चों आपको ए करना पड़ेगा। निष्कर्ष ये निकला बच्चों कि अंग्रेजी में कोई भी एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, ध्यान सुनना, अंग्रेजी में कोई भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर। दूसरी बात, वो एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल भी हो, क्योंकि आपको पता है बच्चों सिंगुलर तो वाटर भी है लेकिन ये वाटर कभी नहीं होता है, सिंगुलर तो वर्ड भी है लेकिन एक वर्ड कभी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? सिंगुलर तो बच्चों ऑनेस्टी भी है लेकिन एन ऑनेस्टी कभी नहीं होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर है, नाउन जो काउंटेबल भी है, एक ऐसा नाउन जिसका जिक्र, एक ऐसा नाउन जिसका जिक्र पहली बार किया गया है, एक ऐसा नाउन जिसका जिक्र पहली बार किया गया है, और एक ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की ओर इंडिकेट नहीं करता है, एक ऐसा नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करता। क्या कहा मैंने? पर्टिकुलर, देखो बोर्ड की तरफ क्या लिखा मैंने, पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन, बात को समझना। एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर है, एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल है, एक ऐसा नाउन जिसे पहली बार मेंशन किया गया है, और एक ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की ओर इंडिकेट नहीं करता है, उसके पहले नियमानुसार ए या एन तो आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदी में आपने एक बोला है। क्योंकि बच्चों जब भी मुझसे पूछता है जी आप क्या हैं, आप क्या काम करते हैं, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट आर यू, तब बच्चों मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं अध्यापक हूँ। ध्यान सुनना, मैं हिंदी में कहता हूं मैं अध्यापक हूं, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूं कि मैं एक अध्यापक हूं, क्योंकि एक तो अंडरस्टूड है, पर बच्चों अंग्रेजी में तो ये बोलना पड़ेगा क्या, आई एम ए टीचर। टीचर एक नाउन है, टीचर सिंगुलर नाउन है, टीचर काउंटेबल नाउन है, टीचर शब्द को मैंने सेंटेंस में पहली बार मेंशन किया है, और टीचर अपने आप में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए टीचर के पहले ये तो आएगा। पर हिंदी में बच्चों ये कहना बिल्कुल सुपरफ्लुअस, बिल्कुल अनावश्यक है कि मैं एक अध्यापक हूं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं एक ही हूं, मैं एक का दो हो भी नहीं सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये अंग्रेजी की तर्ज के ऊपर बात का हिंदी में यूं का यूं अनुवाद करना हिंदी की दृष्टि से गलत है, अंग्रेजी में तो ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ओके, हो गया है। तो सेंटेंस में गलती दरअसल क्या है, यहाँ आपको एक का प्रयोग करना पड़ेगा। ए कंजंक्शन इज अदरवाइज नोन एज ए कनेक्टिव, ए कंजंक्शन इज अदरवाइज नोन एज ए कनेक्टिव। एक कंजंक्शन को, एक का मतलब होता है एनी कोई सा भी, एक का मतलब बच्चों क्या होता है, एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग जेनरिक रेफरेंस में किया जाता है। एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग जेनरिक रेफरेंस में किया जाता है। क्या होता है जेनरिक रेफरेंस? जेनरिक रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों समष्टि। क्या होता है? समष्टि। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण जाति के लिए किया जाता है। ध्यान सुनना, जब मैं कहता हूं बच्चे को प्यार की जरूरत होती है तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा ए चाइल्ड नीड्स लव। मैं जब कहता हूं कि एक बच्चे को प्यार की जरूरत होती है तो मैं अंग्रेजी में कहता हूं ए चाइल्ड नीड्स लव। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों में किसी विशेष बच्चे को प्यार की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। जब बच्चों में ये कहता हूं कि एक किसान सादा जीवन जीता है तब बच्चों में अंग्रेजी में ये कहूंगा ए फार्मर लीड्स ए सिंपल लाइफ। क्या कहा मैंने? ए फार्मर लीड्स ए सिंपल लाइफ। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर फार्मर। मैं यहाँ किसी किसान विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सारे किसानों की बात कर रहा हूं, मैं तो समष्टि की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है तब मैं कहता हूं ये डॉग। मैंने हिंदी में ऐसा थोड़ी बोला एक कुत्ता, मैंने तो सिर्फ इतना बोला कुत्ता वफादार जानवर होता है। एक की भी जरूरत नहीं है, कुत्ता वफादार जानवर होता है तो अंग्रेजी मुझे कहना पड़ेगा ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ बच्चों में ये नहीं कहना चाहता हूँ मेरा कुत्ता वफादार है। दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं, मैं समष्टि की बात कर रहा हूँ, मैं जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सेक्शन। मैं पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ग की बात कर रहा हूँ, पूरे संवर्ग की बात कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि जो घोड़ा है या जो गाय है वो बड़ा उपयोगी जानवर है
तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। समझ में आ रहा है? ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल का मतलब सारी सभी गायों की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ आपके निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ करेक्शन इस तरीके से होगा, तो कंजंक्शन इज अदरवाइज नॉन एज ए कनेक्टिव। बात नंबर 2, अगर हिंदी में कहूं तो बच्चों में यूं कहूंगा कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो बच्चों में यूं कहूंगा कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ता है। और अंग्रेजी में कहूंगा तो ऐसे कहूंगा कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स। कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है बच्चों जो क्या करता है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है देखना, परिभाषा तो मैं बाद में लिखा दूंगा, परंतु बच्चों इसकी आत्मा आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि आत्मा अगर इसकी समझ में आ गई तो फिर जीवन में आपसे कभी गलती होगी नहीं। नंबर 2, जब मैं कहता हूं कि शी इज आइदर एट होम और आउट ऑफ स्टेशन, इस दूसरे वाले वाक्य में बच्चों जरा गौर करो, ये किसे जोड़ रहा है? इस दूसरे वाले वाक्य में आपको देखना पड़ेगा कि किसे जोड़ रहा है, ये वर्ड्स को जोड़ रहा है या किसी और को जोड़ रहा है। इसमें आप थोड़ा विचार कीजिए बच्चों, और मेरी बात जारी रहेगी, लेकिन मैं इससे पहले लूंगा 2 मिनट का। बच्चों विचार किया होगा आपने क्या?
आपने विचार किया होगा जी कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में बच्चों कंजंक्शन देखो, एक तो ये आ रहा इधर, वो एक आ रहा, वो हटा दीजिए, ये कंजंक्शन है। फिर आपको सर ऊपर तो अकेला एंड आ रहा था या दो से आगे, दरअसल दो भी आ जाते हैं। कुछ कंजंक्शन बच्चों ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जोड़े में किया जाता है, ध्यान सुनना। कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जोड़े में किया जाता है, युग्म में किया जाता है, इसलिए बच्चों हिंदी में आप उन्हें युग्म संयोजक कहते हैं, परंतु अंग्रेजी में आप उनको पेयर कंजंक्शन कहते हैं। कौन से कंजंक्शन कहते हैं? पेयर, PAIR, पेयर जानते हो? तो कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पेयर में किया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पेयर कंजंक्शंस। उन दोनों में से संबंध होता है, इसलिए बच्चों आप उन्हें कह सकते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। मेरा मतलब यह है कि कोरिलेटिव कह दो चाहे पेयर कंजंक्शन कह दो, बात ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ बच्चों क्या आ रहा है, या इधर के साथ में हो रहा है, लेकिन मजे की बात यह है बच्चों की आइदर के बाद तो आया है एट होम, और के बाद आया है आउट ऑफ स्टेशन। आपने देखा एक सिंगल वर्ड नहीं है, वह भी एक सिंगल वर्ड नहीं। एट होम के अंदर बच्चों दो शब्द आ गए हैं, एट आ गया है, होम आ गया है, और के आगे जो शब्द आ रहा आउट ऑफ स्टेशन, इसके अंदर बच्चों तीन शब्द आ गए हैं, आउट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, स्टेशन भी आ गया। इट मीन्स नाइदर दिस नॉर दैट इज ए सिंगल वर्ड। मैं ये कहना चाहता हूं कि न तो ये सिंगल वर्ड है और न ये सिंगल वर्ड है, दोनों के अंदर एकाधिक शब्द आ रहे हैं। और बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि अगर एक से ज्यादा शब्द हो तो वो शब्द समूह कहलाता है, एक से ज्यादा शब्द है तो वह शब्द समूह कहलाता है, और वह शब्द समूह बच्चों अगर क्रिया रहित है, वर्ब लेस है, तो वो फ्रेज कहलाता है। लेकिन बच्चों अगर वो वर्ब लेस नहीं है, मतलब वो विद वर्ब है, अर्थात उसमें वर्ब भी साथ में दी हुई है, फाइनाइट वर्ब भी उसमें आ रही है, तो वो क्लोज होता है। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर नो वर्ब, इधर भी देखा आपने नो वर्ब। इसका ये निकला बच्चों कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो फ्रेज, क्या बोला मैंने, दोनों फ्रेज हैं, तो फ्रेज प्लस फिर कंजंक्शन, है ना, फ्रेज प्लस कंजंक्शन प्लस फ्रेज। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष ये निकला कि कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो वर्ड प्लस वर्ड को जोड़ता है, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो फ्रेजेज को जोड़ता है। हालांकि मैंने दो बोला है बच्चों, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ता है, दो या दो से अधिक फ्रेजेज को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है। दो बातें। तीसरा सेंटेंस गिव मी ब्लड, यहां बच्चों आपने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, परंतु इसका सब्जेक्ट यू है जो अंडरस्टूड है। बोला मैंने ये बोला कि गिव मी ब्लड वाले सेंटेंस सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, परंतु बच्चों इसका सब्जेक्ट यू है जो अंडरस्टूड है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू ही तो होता है। तो इसे बच्चों आप ये भी तो बोल सकते हैं, यू गिव मी ब्लड, यू गिव मी ब्लड, परंतु यू बोलना अनावश्यक है। आप कह सकते हैं गिव मी ब्लड, ये अपने आप एक सेंटेंस है पूरा, ये पूरा अपने आप में सेंटेंस है, क्योंकि बच्चों ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। इधर देखो, और बच्चों ये भी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, परंतु बच्चों ये बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में प्रेडिकेट माने वर्ब निश्चित रूप से हो। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब ही नहीं होता, प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का जो पूरा बाकी पार्ट है बच्चों, उसे आप प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आता है, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, पर बच्चों और आए न आए, लेकिन वर्ब जरूर 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 आती है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। निष्कर्ष ये निकला कि बिना क्रिया के किसी वाक्य की कल्पना करना भी असंभव है। क्या कहा आपने? बिना क्रिया के किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी अगर सेंटेंस है तो वर्ब तो निश्चित रूप से होगी, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन हो भी सकता है, सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु बच्चों एक सेंटेंस में प्रेडिकेट निश्चित रूप से होगा। और जो प्रेडिकेट है बच्चों उसमें सब आते हैं, परंतु प्रेडिकेट में कुछ और हो न हो, वर्ब का होना जरूरी है। इसका मतलब बच्चों वर्ब क्या मानी जाएगी? ए वर्ब इज एन इंडिस्पेंसेबल कंडीशन ऑफ मेकिंग ए सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि क्रिया एक वाक्य निर्माण करने की अपरिहार्य स्थिति है, क्रिया एक वाक्य निर्माण करने की अपरिहार्य शर्त है। बिना क्रिया के आप वाक्य निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा बच्चों गिव मी ब्लड अपने आप में पूरा सेंटेंस है, और ये एंड क्या है? ये जोड़ रहा है। और देखो आइए बच्चों, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें तो बच्चों दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। एक तो देखो आई सब्जेक्ट है, विल तो आपको पता है एक मॉडल है, और गिव एक वर्ब है, यू एक ऑब्जेक्ट है, और फ्रीडम भी एक ऑब्जेक्ट है। फ्रीडम बच्चों निर्जीव है, इसलिए फ्रीडम को माना जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बच्चों यू सजीव है, इसलिए यू को माना जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और बच्चों इसका नियम ये भी है कि फ्रीडम को अगर आपने पहले और यू को बाद में लिखा तो दोनों के बीच टू भी आएगा। आई विल गिव फ्रीडम टू यू। उसी तरीके से आई विल राइट यू ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर टू यू। उसी तरीके से शी टॉट मी ए लेसन, शी टॉट ए लेसन टू मी। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं तो पक्का मान के चलिए कि एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा, और जो सजीव होगा बच्चों वह किसका जवाब होगा? वो WHOM whom का जवाब होगा, इसलिए उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे आप। और बच्चों जो निर्जीव होगा वो किसका जवाब होगा? वो WHAT वाट का जवाब होगा, और वो निर्जीव होगा इसलिए आप उसको क्या कहेंगे? उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बच्चों अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आना चाहिए, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आना चाहिए। परंतु अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में रखा तो बीच में टू लगाना पड़ेगा, बीच में टू लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? ओके, तो बच्चों निष्कर्ष हमारा सिर्फ ये दिखला कि ये अपने आप में ये देखो एक ये क्या था? एक फ्रेज थी, ये एक एक फ्रेज जिसको मैंने गोले में किया था PHRAS फ्रेज, ये भी बच्चों एक THRAS, ये भी फ्रेज। इस बार क्या हुआ बच्चों? गिव मी ब्लड ये अपने आप में एक सेंटेंस, क्या है ये अपने आप में? ये अपने आप में एक सेंटेंस, और ये क्या है? ये भी अपने आप में एक सेंटेंस। निष्कर्ष बच्चों क्या निकला? तीसरा निष्कर्ष ये निकला जी, तीसरा निष्कर्ष बच्चों ये निकला जी, तीसरा निष्कर्ष ये निकला जी, एक कंजंक्शन वह शब्द होता है जो क्या करता है? इधर देखना, सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस सेंटेंस, सेंटेंस को भी जोड़ता है। एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा, एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा आपको। ये बच्चों मैं लिख के बता रहा हूं आपको, इधर देखना। गॉड लिखो बच्चों, क्रिएटेड मदर्स बिकॉज he could not be everywhere. God created mothers because he could not be everywhere. भगवान ने माताओं को बनाया क्योंकि वो स्वयं हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे। This sentence has been extracted from the Holy Bible. ये होली बाइबल में से लिया हुआ वाक्य बच्चों, और इसका मीनिंग ये है कि गॉड क्रिएटेड मदर्स, भगवान ने माताओं का निर्माण किया, माताओं को बनाया, बिकॉज ही कुड नॉट बी एवरीवेयर, क्योंकि वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे। बच्चों इस सेंटेंस को जरा आप गौर से देखें एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें बच्चों एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें व्याकरण की अशुद्धि है, आपको देखना है। देखिए, गॉड क्रिएटेड मदर्स बिकॉज ही कुड नॉट बी एवरीवेयर। आप दिमाग लगाइए कि सेंटेंस में कौन सी जगह गलती हो गई है मुझसे। मैं कह रहा हूं कि गलती तो ही है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि सेंटेंस में एरर कौन से स्थान पर। देखो बच्चों इधर देखना पड़ेगा, देखो ये क्या लिखा आपने? ही लिखा है। ही में क्या लिखा है बच्चों? हमने इसका जो पहला अक्षर एच है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, और मैंने आपको एक बार ये क्लियर किया था कि अगर ही शब्द का प्रयोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए किया जाता है तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ है या अंत में हुआ है या बीच में हुआ है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ही के पहले फुल स्टॉप आया है या नहीं, लेकिन ही का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? ये लिखना पड़ेगा बच्चों। ये माना कि यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस पूरा अपने आप में एक है, बट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शैल बी रिटन इन कैपिटल लेटर बिकॉज इट इंडिकेट्स ऑलमाइटी गॉड, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर को इंडिकेट करता है, ये उसकी ओर संकेत करता है। समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं वो ये है बच्चों, गॉड क्रिएटेड मदर्स, ये क्लॉज है बच्चों, बिकॉज ही कुड नॉट बी एवरीवेयर, ये दूसरा क्लॉज है बच्चों। और एक ऐसा क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे मीनिंग दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसे आप MC माने मैन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देखो MAIN मैन और CLAUSE मैन क्लॉज है। लेकिन बच्चों बिकॉज ये जो पार्ट है बच्चों ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंजंक्शन एक सबऑर्डिनेट होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग होता है। ये बात आगे आएगी, लेकिन आएगी तो मैं आपके दिमाग में माहौल क्रिएट करना चाहता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कंजंक्शन को हम आगे चल करके दो भागों में बांटेंगे। वी शैल डिवाइड कंजंक्शन इनटू टू पार्ट्स। वी
shall divide conjunction into two parts. In two parts हम कंजंक्शन को दो भागों में बांटेंगे और बच्चों एक पार्ट तो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होता है जो दो क्लाउजेज को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बच्चों वह होता है जो दो क्लाउजेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो वो चीजें मैं आगे विस्तार से क्लियर करूंगा आपको इतना देखना चाहिए कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और चूंकि ये वाला पार्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए बच्चों आप इसको कहेंगे एससी। एससी का मतलब क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो कितने क्लोज हो गए? दो क्लोज हो गए। इस सेंटेंस में दो क्लोज हो गए। एक तो मेन क्लोज है बच्चों जिसे आप कहेंगे मुख्य उपवाक्य, अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लोज। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लोज। और ये वाला बच्चों जिसे मैंने एससी कहा है, एससी से मेरा मतलब है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है बच्चों ये, इसे आप हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और इसके लिए दूसरा नाम और है मेरे पास में, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ये डिपेंडेंट है, ये अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो मेन क्लॉज है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है? तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये निकला कि ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, तो कंजंक्शन का शब्द होता है जो दो क्लॉजेज को भी कनेक्ट करता है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है बच्चों जो दो क्लाउजेज को भी क्या करता है? कनेक्ट करता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके। तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा क्लोज। अगर आपने इतना लिखा है तो बच्चों आपको एक परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए जो मैं पहले बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा और अंग्रेजी में आपको लिखाऊंगा कंजंक्शन की परिभाषा क्या है। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेज को, दो क्लाउजेज को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। हिंदी में क्लियर हो गया है? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और फ्रेजेज और क्लाउजेज और सेंटेंसेस। मैं बच्चों अर्थ की सुविधा के लिए बार बार टू बोलता हूं, लेकिन कभी कभी ये दोषी अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा इतना आपको समझना चाहिए, मोर देन वन। क्या समझना चाहिए? मोर देन वन। तो बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे आप और अपनी बात को आज ही समाप्त करेंगे। देखो डेफिनेशन, a conjunction is a word which connects, जो कनेक्ट करता है, टू और मोर वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, कोमा फ्रेजेज, कोमा क्लाउजेज और लगा के लिखेंगे सेंटेंसेस। और बच्चों आज की बात